हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्स बुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत जैसे मेक इन इंडिया कार्यक्रम हो गया, स्किल इंडिया प्रोग्राम हो गया, ऐसे छोटे छोटे जो इनिशिएटिव और एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा, उससे भारत जो है दिन प्रतिदिन जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। एंड मैन्युफैक्चरिंग में भारत जो है मुख्य रूप से बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि अगर रियल डेटा पर देखा जाए तो पिछले कुछ आंकड़े जो आए थे आरबीआई के, उसमें या वाणिज्यिक जो मंत्रालय थे उसके जो आंकड़े आए थे, लेबर जो ब्यूरो है उसका मुख्य रूप से आंकड़ा आया था, उसमें आप देखेंगे तो ये दिखाया जा रहा था कि इस तिमाही में जो है मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट आई है। ठीक है, तो उसके कारण भी कई ठो बताए जा रहे थे, है ना। तो जिसके लिए आपने देखा कि आरबीआई ने एक कदम उठाया था कि जो आरआर है, मतलब आप कह सकते हैं कि जो रेपो रेट होता है, इवन सीआरआर होता है या एसएलआर होता है, उसमें क्या किया था, कटौती किया था आरबीआई ने। उसका कटौती करने का मतलब 50 बेसिस पॉइंट के रूप में कटौती किया था, आपने देखा भी था पिछले सुर्खियों में हम लोग पढ़े भी थे, ठीक ना। तो उसका कारण क्या था, ताकि मुख्य रूप से आरबीआई के पास पैसा जो है वह, मतलब जो बैंकों के पास है वह खुले पैसा, ठीक है, उसकी तरलता थोड़ा सा बढ़े, मल्टीप्लायर के रूप में वो बढ़े, क्योंकि मार्केट में जब जाएगा, हाथ में जाएगा लोगों के, तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो मैन्युफैक्चरिंग हब जो है इसमें भी मुख्य रूप से या आसानी से जो है मैन्युफैक्चरिंग करने वाली जो इकाइयां हैं, यूनिट्स है, उनको भी ये सारी चीजें मिल जाए आसानी से, जिसके चलते वो प्रोडक्शन कर सकें। तो इसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट मुख्य रूप से कार्य कर रही थी। तो क्या है मामला पूरा हम लोग देखेंगे, जल्द से जल्द जुड़िए और आकर ये अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि मुख्य रूप से हम लोग ये जो विनिर्माण क्षेत्र है उसको आज हम लोग देखने का काम करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग में अगर देखा जाए तो वैश्विक आपूर्ति जो श्रृंखला है उसमें बदलाव आ रहा है। अब आपको पता भी है कि सप्लाई चेन अगर सही रहता है, डिमांड चेन जो है और सप्लाई चेन अगर सही रहता है, तो इन्फ्लेशन का मुख्य रूप से जो एक फैक्टर होता है, यह एक फैक्टर उससे भी, जैसे मुख्य रूप से देखा जाए जहाँ पे विकासशील देश होते हैं, जैसे भारत जैसे विकासशील देश में, वहाँ पे डिमांड डिमांड की कमी नहीं होती है, मांग की कमी नहीं होती है, जो सप्लाई चेन है वो प्रभावित रहता है। तो सप्लाई चेन प्रभावित तो रहता है, उसका कारण कई ठो है, कच्चा माल हो गया, उसकी रेट ज़्यादा हो गई, दूसरी चीज जो है मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाता है, बहुत सारी चीजें जिसके कारण सप्लाई चेन बाधित रहती है। और भी बहुत सारे जो है कानून हैं, जिसके लॉ है, उसके कारण ये सारी चीजें होती है। तो यह मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी भूमिका जो होती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भी होती है। तो ये आपूर्ति श्रृंखला में धीरे धीरे क्या हो रहा है, बदलाव आ रहा है, ठीक। उसके बाद से आपने देखा कि कोविड 19 महामारी ने क्या किया था, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए एक ही देश, विशेष रूप से चीन पर अत्यधिक निर्भरता की कमजोरियों को उजागर कर दिया कि सभी के पास ये सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग किसी न किसी चीज में होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। क्योंकि किसी अन्य देश के ऊपर अगर आप डिपेंडेबल हैं, तो आने वाले समय में अगर कोई ऐसी महामारी आती है, या इवन जैसे अमेरिका जो टेरिफ लगा रहा है, तो इस सारी चीजों से उसका इफेक्ट जो है ना पड़े, ठीक है। तो चीन अमेरिका व्यापार तनाव आपने देखा, चीनी विनिर्माण प्रभुत्व की बढ़ती जांच जो है बहुराष्ट्रीय निगमों को चीन प्लस वन यानी रणनीति को अपनाने के लिए क्या किया है, प्रेरित किया है मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण थोड़ा सा डाइवर्जन हुआ है ना। फिर भारत के पास जैसे आपको पता है कि 65% से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। इसका मतलब युवा कार्यबल बहुत अत्यधिक है भारत के पास, और इसका सही से अगर उपयोग करना चाहे भारत, तो सही से उपयोग कर सकता है मैन्युफैक्चरिंग हब में या फिर से अर्थव्यवस्था में, ठीक ना। तो जो अपनी युवा है जो 35 वर्ष से कम उम्र के हैं, लगभग उनकी जो प्रतिशतता है देख सकते हैं आप, 65% से भी अधिक है। बहुत ज़्यादा इसमें मुख्य रूप से संभावनाएं हैं। फिर नीतिगत सुधार और प्रोत्साहन की भी जरूरत है, जैसे विनिर्माण निवेश को आकर्षित करने के लिए कुछ जो आक्रामक नीतियां हैं उनको मुख्य रूप से क्या जैसे यह लॉ है जो मुख्य रूप से कठोर लॉ है, उसमें ढीलापन करना जरूरी है। या फिर से देखा जा सकता है कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए कुछ आकर्षक जो सारी चीजें हैं उसको बढ़ावा देना, जैसे मेक इन इंडिया पहल को मुख्य रूप से बढ़ावा दिया जाए, विनिर्माण की हिस्सेदारी को 17% बढ़ाकर 25% करना, ये 2014 में ही लक्ष्य रखा गया है ना। फिर पीएलआई आप देख रहे होंगे, एंड प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव जो योजना है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, कपड़े हो गए, अर्धचालक हो गए, इस सब क्षेत्रों में भी घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने का काम किया जा रहा है, ठीक है। बुनियादी ढांचे को भी बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि इससे ही सबसे अगर
मैन्युफैक्चरिंग हब को आपको बढ़ाना है तो उसमें बुनियादी ढांचा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी चीजें किया गया, जैसे स्मार्ट शहर, प्लग एंड प्ले, औद्योगिक माल ढुलाई गलियारा, आधुनिक बंदरगाह, औद्योगिक गलियारा, जैसे दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा हो गया, ऐसे कई सारे औद्योगिक गलियारे जो है वो खोले गए हैं। तो इसके कारण फिर डिजिटल और तकनीकी ताकत के रूप में अगर देखा जाए तो एआई का प्रयोग करना, रोबोटिक्स या डेटा एनालिटिक्स के रूप में, या आईओटी जैसी उद्योग 4.0 तकनीकों का भी उपयोग करके ये सारी चीजें की जा सकती है। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने से आपको एक बेनिफिट मिल सकता है। आपको प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको जो है जो इंडियन एक्सप्रेस हो गया या द हिंदू हो गया, या साथ ही साथ आप देख सकते हैं पीआईबी हो गया, उस सभी का एक निचोड़ करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाती है डेली बेसिस पे। आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम अपन हमारे ऐप को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड करके रजिस्टर करते हैं तो आपको यहाँ से जो है डेली 10 क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में करंट अफेयर्स को भी प्रैक्टिस करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके मुख्य रूप से जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। आरओ का पेपर तो 2 दिन बचा ही है, तो अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो ऐप पे जाके हमारे प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना, फ्री में। तो कई प्रमुख क्षेत्र भारत के विनिर्माण क्षेत्र को प्रदर्शन मुख्य रूप से वृद्धि को दर्शा रहा है, जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, दवा उद्योग हो गया, जैसे फार्मास्यूटिकल्स वाला जो क्षेत्र हो गया, कपड़ा परिधान उद्योग हो गया यहाँ पे, फिर रक्षा विनिर्माण हो गया, खाद्य प्रसंस्करण। अब रक्षा विनिर्माण में जैसे फ्रांस की जो कंपनी है डसॉल्ट, वह टाटा सन्स के साथ भी और साथ साथ रिलायंस के साथ भी मुख्य रूप से क्या कर रही है, मिल के यहाँ पे अलग अलग रक्षा विनिर्माण का काम कर रही है। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हो गया, रसायन पेट्रोकेमिकल्स उद्योग हो गया, सीमेंट स्टील उद्योग हो गया, ये सभी में क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, और यही मुख्य रूप से एक चूंकि चीन को जो है अगर कोई कहे कि अचानक हम चीन को मुख्य रूप से ट्रेस कर लें या चीन से आगे निकल जाएं, तो ऐसा नहीं है। और चीन अचानक आज से ये सारी चीजें नहीं किया है, 1970 के दशक के आसपास किया है। तो ऐसा नहीं कि हताश होकर बैठ भी जाना चाहिए। हाँ, धीरे धीरे यानी मुख्य रूप से उस पर सारी जो कीज है, कीज पॉइंट है जहाँ पे, वहाँ पे प्रोग्रेस करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।